यूपीएससी ने 2022 में हमसे क्या पूछा डीएनए बारकोडिंग के बारे में। एक्सेस द एज ऑफ, भाई डीएनए बारकोडिंग में एज थोड़ी पता लगेगी प्लांट की, ये तो पहले हो रखा है यार, फिर भी तो यार भाई इतना एक। अब इसमें बोल रखा था कि कार्बन बारकोडिंग से क्या क्या कर सकते हैं हम। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल एंड प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड, सही बात है, ये कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं, डिस्टिंग्विश अमोंग स्पीसीज दैट लुक लाइक, ठीक है ये तो कर ही सकते हैं। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या क्या है। ऑप्शन इसका 2 और 3 है। कितना आसान है भाई। एज थोड़ी पता लगा सकते हो किसी प्लांट एंड एनिमल के डीएनए बारकोडिंग के थ्रू। एज पता लगाने के लिए तुम्हें कार्बन का यूज़ करना पड़ेगा। देन फिर 2012 में इसने हमसे पूछा, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन एंड डीएनए सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम, हाउ डस दिस नॉलेज की बेनिफिट। ये लाइव स्टॉक की पेडिग्री के लिए हेल्प करती है, मतलब स्पीसीज के लिए। इट पॉसिबल टू नो पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक, जो जानवर है उनके पिछली पीढ़ियों के, मतलब भाई अपनी इनकी वंशावली बता सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीज, भाई ऑल ह्यूमन डिसीज कैसे पता लगा लेंगे आप। ह्यूमन डिसीज कर सकते हैं, ऑल ह्यूमन डिसीज, पता यूपीएससी ये टर्म, ये यूपीएससी ये ऑल दे के बच्चे बोलते हैं ऑल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और बहुत नॉलेज भी नहीं मांग रहा, बस मांग रहा है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ध्यान से पढ़ लो आप, ऐसा भी नहीं मांगा कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मांग रहा है। ध्यान से पढ़ने की बोल रहा है, आप उसे ठीक कर दोगे। जैसे ये ऑल वाला है, जैसे अगर इसे कोई कार्ड दे, है ना, कि ऐसा थोड़ी कि किसी बंदे को डायबिटीज़ हो गया या किसी बंदे को कुछ और प्रॉब्लम, चर्म कुछ भी डिसीज़ हो गई, तो डेंगू हो गया तो उसे पता लग जाएगा उससे। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिसीज रेजिस्टेंस एनिमल ब्रीड, ठीक है, पॉसिबल बोल दिया ना इसने, पॉसिबल लगा दिया, इट इज़ पॉसिबल। और यहाँ पर पॉसिबल भी लगा रहा है, पर ऑल लगा रहा है, ठीक है। 1 और 3। देन फिर इन्होंने हमसे पूछा जीनोम सीक्वेंसेस 2017 में, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज़ कैन बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। सबसे अच्छी बात है इस बंदे ने इमीडिएट फ्यूचर में बोला है, निकट भविष्य। इट कैन बी यूज डिसिफिगर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। देखते हैं, पर पढ़ लेते हैं। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। अब टू किस में नहीं है, अब हमें केवल 1 पढ़ने की ज़रूरत है। जीनोम सीक्वेंसेस कैन बी यूज्ड आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, डी आंसर है इसका, 2045 का डी आंसर है। क्योंकि जब इसने बोला ना कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि ये इट कैन यूज, ये तुम्हारा ये डी आंसर है इसका। दिस टेक्निक रिड्यूस टाइम, मतलब ये जो फसल के उगने का समय है, या फिर ये नई वैरायटी के डेवलप होने के को उसके समय को कम कर देगा, ठीक है। ये तो कोई भी कर देगा, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड द आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, जेनेटिक मार्कर की तरह काम कर सकता है। ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट, ठीक है। सिंपल डिकोडिंग ऑफ टर्म बार कोडिंग कैन हेल्प अस टू फाइंड। अब जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन करे, ये सारे क्वेश्चन ठीक हो गए भाई, यही तो ऑस्कर मिलेगा मुझे, ये मुझे हेल्प करेगी इस बार पेपर में। पिछली बार पढ़ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, इस बार क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे PYQ कर रहा हूँ। PYQ तो खैर बेस है आपकी तैयारी का, है ना, चाहे PYQ कर रहा हूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ। और अभी इस बुक के और क्वेश्चन करूँगा, सारे कंप्लीट कर लूँगा 5 तारीख तक इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे 5 तारीख तक। सिंपल डिकोडिंग टर्म ऑफ बार कोडिंग कैन हेल्प अस टू फाइंड। आप बार कोडिंग टर्म को से आप आंसर तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। मेन फंक्शन ऑफ बार कोड डिफरेंशिएट आइटम, है ना, डिफरेंशिएट आइटम एंड प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिटी, सही है। ये क्या लिख रखा है, डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीसीज दैट लुक लाइक, ठीक है, ये है। यार अगर कोई बंदा पहले वाले को ही काट दे ना, पहले वाले को काट दे, तो आप तो आंसर तक पहुंच जाओगे।
तो और प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं। डीएनए बारकोडिंग एक मेथड है आइडेंटिफाई करने का। सॉर्ट एंड स्टैंडर्डाइज रीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो सॉर्ट एंड स्टैंडर्डाइज आइडेंटिफाई करने का शॉर्ट एंड स्टैंडर्डाइज रीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए। एक डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है ना। ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टम है ना। शॉर्ट एंड स्टैंडर्डाइज है ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ a person of a organism DNA. Most common used for animal is the segment of mitochondrial. Most common region for animal is a segment of mitochondrial cytochrome oxidase। अब ये जो माइट्रोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेस आई है ना, ये है सेगमेंट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेस का मतलब है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एंजाइम के सुगनित आई के जीन के एक छोटा टुकड़ा अक्सर किसी ऑर्गेनिज्म, ये किसी सिंपल सी बात है, ये किसी ऑर्गेनिज्म या डीएनए के एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जैसे स्पीस आइडेंटिफाई करने के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए, डीएनए बारकोडिंग के लिए। अब ये सब कुछ जो मैंने बोला है सब कुछ को माइनस कर दो, ये बोल दो बस माइट्रोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेस किस लिए होता है, किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडी करने के लिए और डीएनए बारकोडिंग में, ठीक है। एप्लीकेशन यूज इन स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी स्टडी कर सकते हैं, फूड सेफ्टी में यूज़ हो सकती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में यूज़ हो सकती है। प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग डीएनए को निकालना पड़ता है। एम्पलीफाइंग टारगेट रीजन यूजिंग पीसीआर, टारगेट रीजन पे पीसीआर वो करो, सीक्वेंस करो एंड कंपेयरिंग इट रेफरेंस डाटाबेस को कंपेयर करो जो तुम्हारा रेफरेंस डाटाबेस है। एडवांटेज प्रोवाइड रैपिड एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई स्पीस। भाई ये बहुत सस्ता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, तेज है। स्मॉल और डिग्रेडेड सैंपल, अगर आपको छोटा से छोटा सैंपल मिल जाए या डिग्रेडेड मिल जाए तो उसके भी लेके आ जाओ। चैलेंज है नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, अब डाटाबेस कम है अभी। पोटेंशियल इशू क्लोजली रिलेटेड टू स्पेसिफिक हैविंग सिमिलर, भाई पोटेंशियल इशू हो सकता है कि कुछ जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका डीएनए बारकोड सेम निकल जाए। इनिशिएटिव इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट एम टू क्रिएट ग्लोबल रेफरेंस डाटाबेस ऑफ डीएनए बारकोड। अब ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट, किसका है ना। अब जीनोम सीक्वेंसिंग पे आ जाते हैं। ये प्राइवेट है और ये तुम्हारा है, इसमें मेन कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ गैलप, कनाडा का काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ गैलप पढ़ा हुआ है इसमें, है ना, इंटरनेशनल बारकोड लाइफ में। जीनोम सीक्वेंसिंग पे आ जाते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ लेबोरेटरी प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन, एक लेबोरेटरी प्रोसेस है यूज टू डिटरमाइन कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का जीनोम बनाना जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, लेबोरेटरी है। विच कैन इंक्लूड ऑल जीन and coding and non-coding sequence of all gene and non-coding sequence of DNA, all gene ले लो और non-coding sequence ले लो DNA के टाइप। whole genome sequencing of entire genome of an organism to understand genetic makeup, एक तो whole genome है जिसमें पूरे जीनोम का अध्ययन किया जाता है। targeted genome focus on specific gene region of interest often clinical diagnosis। अब और टारगेटेड जीनोम में ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए होता है, इसमें कुछ जीन जो स्पेसिफिक जीन होता है उसका टारगेट किया जाता है। इसलिए किस लिए अच्छी है, पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने के लिए, उसके लिए बढ़िया है। डिजीज डायग्नोसिस के लिए अच्छा है।
फार्मा फार्माकोजेनोमिक्स के लिए अच्छा है। अनस्टिक हाउ जेनेटिक वेरिएशन इफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड इफिशिएंसी। ठीक है, ये बढ़िया है। और इसका इसका फ़ायदा क्या है कि म्यूटेशन ऑफ डिसीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ड्रग डिलीवरी के लिए बढ़िया है। सिंथेटिक बायोलॉजी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कंबाइंड बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। जो सिंथेटिक बायोलॉजी है ये इसमें तीन फील्ड मिल जाती हैं, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, टू डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट न्यू बायोलॉजिकल पार्ट, डिवाइस एंड सिस्टम। इसमें हम न्यू बायोलॉजिकल पार्ट बनाते हैं, डिवाइस बनाते हैं और सिस्टम बनाते हैं, और री इंजीनियर करते हैं करंट बायोलॉजिकल सिस्टम को। पहला है बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू, जैसे जो ये सिंथेटिक बायोलॉजी का उदाहरण है बायोफ्यूल, जिसमें हम बायोफ्यूल को एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, डिजाइनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस हाई वैल्यू ड्रग वैक्सीन सच एज इंसुलिन, एंटी कैंसर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और इन्वायरमेंटल रेडिमेशन, हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं पोल्यूटेंट को हटाने के लिए। अब इसकी टेक्निक दे इसलिए टेक्निक है जीन सिंथेसिस, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टिंग जीन एंड इंसर्टिंग देम इनटू ऑर्गेनिज्म। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टिंग जीन, अब जीन ये सिंथेसिस में हम आर्टिफिशियल जीन बनाते हैं और इंसर्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म में। पाथवे इंजीनियरिंग, अल्टरिंग मेटाबॉलिक पाथवे, इनहेंस प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल कंपाउंड। आप जो आपको कहिए उसे काट दो, फिर आपको उसी के अनुसार रिजल्ट मिल जाएगा। प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर एनर्जी, फूड, मेडिसिन, इन्वायरमेंटल चैलेंज कैन लीड टू कॉस्ट इफेक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, ये तो सबको एथिकल कंसर्न है बस। जीन थेरेपी, अब जीन थेरेपी देख लीजिए। Gene therapy involves altering and replacing faulty gene with healthy one to treat and prevent genetic diseases. आप इसमें क्या करते हैं, फॉल्टी और फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देते हैं या हटा देते या उसे काट देते हैं ट्रीट करने के लिए जेनेटिक डिसीज़ को। पहला है सोमेटिक सेल थेरेपी फॉर टारगेट नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल को टारगेट करती है टू ट्रीट डिसीज इन पेशेंट। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल को टारगेट करती है ना, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जर्म लाइन जीन थेरेपी इन्वॉल्व चेंज इन रिप्रोडक्टिव सेल, इसमें हम रिप्रोडक्टिव सेल में चेंज करते हैं और ये बैन है पूरी दुनिया में, है ना। विच कैन बी पास फ्यूचर जनरेशन, करेंटली हाईली रेगुलेटेड और कंट्रोवर्शियल। ये हो गई जर्म लाइन। और यूज वन इनहर्टेड जीन डिसऑर्डर, आप कुछ जीन डिसऑर्डर है उनको ठीक कर सकते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल अनीमिया और CYSTIC फाइब्रोसिस, इनको ठीक कर सकते हो। कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कार्टी सेल थेरेपी हो गई। इन्फेक्शनल डिसीज़ को रोक सकते हैं, जैसे HIV को रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये जेनेटिक डिसीज़ ठीक कर सकते हैं, पर्सनलाइज अप्रोच ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसका एक वो इशू ये है कि हाई कॉस्ट है और भारत मतलब किसी के इम्यून सिस्टम को वो कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। लैब ग्रोन मीट, अब लैब ग्रोन मीट देख लीजिए। लैब ग्रोन मीट आल्सो नोन एज अ कल्चर्ड और सेल बेस्ड मीट, इसे सेल बेस्ड मीट कहते हैं और कल्चर्ड मीट कहते हैं। इट प्रोड्यूस बाय कल्टिवेटिंग एनिमल सेल इन लैब एंड सेटिंग विदाउट द नीड टू रेजिंग एंड ये एनिमल का सेल ले लेते हैं, उससे बना लेते हैं। प्रोसेस सेल हार्वेस्टिंग करते हैं। इसमें स्टेम सेल आर टेकन फ्रॉम लाइव एनिमल से स्टेम सेल ले लेते हैं, यूजुअली फ्रॉम मसल टिश्यू से लेते हैं। एक तो सेल हार्वेस्टिंग होती है जिसमें स्टेम सेल लेते हैं लाइव एनिमल से और स्पेशली मसल टिश्यू से। एक सेल कल्टीवेशन होती है, सेल आर कल्चर्ड इन बायो रिएक्टर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो इनटू मसल टिश्यू। सेल आर कल्चर, सेल को कल्चर किया जाता है बायो रिएक्टर में और उसे प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट टू डेवलप इनटू मसल टिश्यू। फिर वो न्यूट्रिएंट देते हैं, फिर वो मसल टिश्यू बन जाता है। एक है मैट्यूरेशन में टिश्यू स्ट्रक्चर्ड एंड मैच्योर टू रिसेंबल कन्वेंशनल मीट। एक सेकेंड।
अब मैचुरेशन में क्या करते हैं पहले देख लेती है। मैचुरेशन, लैब ग्रोन मीट एक कल्टीवेटेड मीट होता है जिसमें एक प्रक्रिया से बनाया गया मांस होता है जिसे जीवित जानवर के स्टेम सेल से लेकर लेकर लेबोरेटरी में उगाया जाता है। इसमें मैचुरेशन का अर्थ होगा, मैचुरेशन यानी परिपक्वता, वो चरण जिसमें लैब में उगाया गया मसल सेल धीरे धीरे मांस के ढांचे, स्ट्रक्चर या टेक्सचर और टेस्ट में असली मांस जैसा भर जाता है। लैब ग्रोन मीट में मैचुरेशन एक प्रोसेस जिसमें जिसमें लैब में तैयार मसल सेल को वापस इसको वैसे ही मैच्योर बनाया जाता है जैसे असली मांस होता है। उसका टेक्सचर, रस, प्रोटीन कंटेंट और उसका स्वाद। मैचुरेशन का उद्देश्य मांस की बनावट और टेक्सचर को सुधारना, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स को सही स्तर देना, स्वाद और अपीयरेंस को असली मांस बनाना। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टिश्यू इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैच्योर टू रिजेंबल कन्वेंशनल मीट। ठीक है, वही कन्वेंशनल मीट जैसा। सस्टेनेबिलिटी है, फूड सिक्योरिटी है ना, और रिड्यूस हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, रेगुलेटरी मार्केट अपीयरेंस है, रिड्यूस लाइफ स्टॉक फार्मिंग बंद हो जाएगी, पोटेंशियल, और जो तुम्हारा बायो एक्यूमुलेशन होता है वो भी रुक जाएगी, मछली बना लो बस। ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी। Organ on a chip technology can take both bioethical personalized medicine. Organ on a chip technology involves creating microfluidic device that simulate function of human organ. एक सेकंड। ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी एक माइक्रोचिप होती है जिसमें ह्यूमन सेल का यूज़ किया जाता है ताकि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे हार्ट, लंग या लीवर की नकल की जा सके। ये चिप ब्लड फ्लो, ऑर्गन के फंक्शन को सिमुलेट करती है जिससे ड्रग टेस्ट करने और डिसीज़ को समझने में मदद करती है। ऑर्गन और चिप एक छोटी चिप होती है जिसमें ह्यूमन सेल होते हैं। ये किसी ह्यूमन ऑर्गन जैसे काम करती है। नए ड्रग को टेस्ट किया जा सकता है बिना किसी एनिमल के। डिसीज़ रिसर्च और मेडिसिनल डेवलपमेंट में ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। अब इसका पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्व क्रिएटिंग माइक्रोफ्लूइड डिवाइस। इसमें माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस दैट सिमुलेट फंक्शन लाइक ह्यूमन ऑर्गन। इसमें माइक्रोफ्लूइड डिवाइस बनाया जाता है जो ह्यूमन ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। अलाइंग रिसर्च टू स्टडी डिसीज, ड्रग इंट्रैक्शन, टॉक्सिकोलॉजी विदाउट यूजिंग एनिमल। इसका यूज़ है ड्रग टेक्नोलॉजी में, डिजीज मॉडलिंग में, रेप्लिकेट ह्यूमन डिसीज, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हेल्प क्रिएट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान फॉर इंडिविजुअल यूनिक सेलुलर रिस्पॉन्स। बेनिफिट है रिड्यूस द एनिमल टेस्टिंग एंड इम्प्रूव accuracy of medical research, enhance the speed and efficiency of drug development and toxic testing। ठीक है। माइक्रो आरएनए mRNA स्मॉल और नॉन कोडिंग आरएनए होता है जिसमें 22 माइक्रो आरएनए mRNA स्मॉल और नॉन कोडिंग आरएनए होता है। 22 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को बाय साइलेंसिंग और डिग्रेडिंग mRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। ये है ना, वो ही करते हैं। तो माइक्रो आरएनए छोटे और नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल होते हैं। अप्रोक्स 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो किसी जीन के mRNA को बाइंड करके उसे तोड़ देते हैं या उसकी ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। इससे प्रोटीन नहीं बन पाता। ये जीन रेगुलेशन, कैंसर रिसर्च और डिसीज ट्रीटमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। माइक्रो आरएनए स्मॉल होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, ये पता लग गया हमें। 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन करते हैं बाय साइलेंसिंग एंड डिग्रेडिंग mRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली फंक्शन होते हैं जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। रोल इन डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इम्यून रिस्पॉन्स। फंक्शन मान लो इनका पोस्ट माइक्रो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे पहले काम करते हैं, है ना। रोल इन डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट, इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिसीज। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स में और डिसीज में करते हैं। इसका काम है डायग्नोसिस में कर सकते हैं। बायोमार्कर फॉर कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज। थ्योरेपेटिक हो सकते हैं। mRNA माइक्रो आरएनए
mimic and inhibited restoring and blocking gene regulation. जीन रिसर्च में कर सकते हैं. रोल इन डिसीज कैंसर mRNA M21 ऑन्कोजीन लेट 7 MIR21 लेट 7 ट्यूमर रिस्पॉन्सिबल कार्डियोवैस्कुलर MIR 208 हार्ट फेलियर. Neurological MIR 34A is a neurodegeneration immune disorder. इम्यून डिसऑर्डर में MIR 155 है. मेरिट हाई स्पेसिफिक ट्रैप मेरिट है हाई स्पेसिफिक स्टेबिलिटी इन फ्लूइड ऑन एंड पोड रेगुलेटरी रोल्स लिमिटेशन ऑफ सेट टारगेट इफेक्ट डिलीवरी चैलेंज पोटेंशियल एंड ह्यूमन इम्यून एक्टिविटी. रीजनरेटिव मेडिसिन होती है इन्वॉल्विंग स्टेम सेल को यूज़ करते हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं, बायो मटेरियल को यूज़ करते हैं टू रिप्लेस एंड रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड ऑर्गन. अब इसका यूज़ है स्टेम सेल थेरेपी यूजिंग प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल टू रीजनरेट डैमेज टिश्यू इन कंडीशन लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हार्ट डिसीज, osteoarthritis. Tissue engineering creating lab grown tissue organ that can implanted into patient और restore function. जीन थेरेपी कर सकते हैं इससे. जीन मॉडिफिकेशन इनहेंस बॉडी नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी. बेनिफिट मान लीजिए ऑफरिंग पोटेंशियल क्योर फॉर कंडीशन करंटली हैव नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट. भाई रिजनरेटिव मेडिसिन में अगर आप उनका भी ट्रीटमेंट कर सकते हो जिसकी कोई वो नहीं है. सच ऑर्गन फेलियर सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यू डैमेज promise to reduce the need of organ transplant and use of artificial implant. इशू है ना. पोटेंशियल क्योर ऑफ कंडीशन यू है प्रॉमिस टू रिड्यूस ऑर्गन ट्रांसप्लांट कम हो जाएंगे और पोटेंशियल जो जिनकी दवाई नहीं है वो काम आ जाएंगी. स्टीम सेल इसमें स्टीम सेल को यूज़ करते हैं है ना. और टिश्यू इंजीनियरिंग करते हैं और जीन थेरेपी करते हैं. एथिकल कंसर्न है बस, हाई कॉस्ट है एंड कॉम्प्लेक्सिटी है.